हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कंप्लीट करा दिया था एक्सरसाइज 13.5 का। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और आगे के जो क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बस इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या बोला जा रहा है। PQRS नाम का एक पैरेललोग्राम है जिसमें PQ जो साइड है वो 12 का है और PS साइड 9 सेंटीमीटर का है। अब हमसे बोल रहा है कि जो एंगल P बन रहा है ना उसका बाइसेक्टर जो है वो आगे जा करके SR वाली लाइन पे मिल रहा है। और कहाँ पर मिल रहा है तो उस पॉइंट का नाम M रखा गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम मैंने पहले बना दिया, डायग्राम दिखाऊंगा तभी आपको क्लियर हो पाएगा। चलो ये देखो, यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है और इसी में मैं आपको समझाते जाता हूँ। हमको क्या बोला था कि PQRS एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, PQ और PS का वैल्यू दे दिया है। हमसे बोल रहा है कि एंगल P का जो बाइसेक्टर है, यानी कि यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल को बीचों बीच अगर कट करें तो वो जा करके SR पे मिल रहा है और कहाँ पर मिल रहा है तो M पॉइंट पर मिल रहा है। अब हमसे बोला जा रहा है कि PM एंड QR बोथ व्हेन प्रोड्यूस मीट एट T, यानी कि PM को, ये जो हमारा लाइन PM बना, इसको प्रोड्यूस करो और QR को प्रोड्यूस करो तो दोनों जा करके T पर मिलेंगे। तो अब हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ RT। तो ये जो RT है ना, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये अपने को पता करना है। कैसे पता करेंगे आइए समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जो एंगल से उनका नंबरिंग कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं नाम लिखने जाऊंगा, जैसे इस वाले एंगल का नाम लिखूंगा तो QPM होगा, फिर इधर वाले एंगल का नाम SPM होगा, तो बड़ा बड़ा नाम लिखने से टाइम वेस्ट होगा केवल। इसलिए अपन इसको एंगल नंबर 1 दे देते हैं और एंगल नंबर इसको 2 दे देते हैं। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं कि PM इज बाइसेक्टर। PM जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, तो एंगल P का। तो इसलिए हमारा जो एंगल 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 2 के। 1 और 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे हमको, क्योंकि ये लाइन जो बनाया था हमने बाइसेक्टर बनाया था। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर देना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वाला एंगल पकड़ते हैं, ये जो एंगल है इसको पकड़ते हैं, इसका नाम देते हैं एंगल नंबर 3। हमने क्या देखा कि ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट जो लाइन्स होंगे वो पैरेलल होंगे। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, साथ ही ये जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जब कभी भी इस तरीके से दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कैसे ट्रांसवर्सल कट किया, तो यहाँ पर जो अंदर में एंगल बनेगा और यहाँ पर जो बनेगा, ये दोनों को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि SM जो है वो पैरेलल है PQ के एंड MP जो है या फिर PM इज क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो इसलिए हमारे पास एंगल नंबर 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 3 के, और इसको अपन बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर ये भी आप लोग लिख दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब अगर अपन यहाँ पे ध्यान दें कि हमारा 1 और 2 इक्वल था और 1 और 3 भी इक्वल है, इसका मतलब 2 और 3 भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 मानते हो तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या क्लियर हो गया कि हमारे पास जो एंगल नंबर 2 है वो इक्वल है एंगल नंबर 3 के। और अगर एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, अगर ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी दो एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उसके जो अपोजिट में साइड्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए हमारे पास जो PS है वो इक्वल हो जाएगा SM का। ठीक है, अगर PS हमारे पास 9 सेंटीमीटर का था तो SM भी क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इक्वल टू आप लोग 9 सेंटीमीटर भी लिख दीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं इस वाले एंगल के पास। 3 के अपोजिट में क्या बना हुआ है, यहाँ पर ये वाला एंगल बना हुआ है, इसका नाम 4 रख दो आप लोग। तो हमने क्या जानते हैं कि अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट आपको साफ साफ दिख रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट किसको बोलते हैं, जैसे कि दो लाइन आपस में एक दूसरे को जब कट करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वर्टिकली अपोजिट है, इधर और इधर वाला वर्टिकली अपोजिट है। तो ये देखो, ये लाइन और ये लाइन आपस में कट हो रहे हैं तो 3 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो यहाँ पर आप लिखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल हो गए। 3 और 4 को हमने आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। अभी भी लेकिन काम नहीं बना है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर जो एंगल है इसका नाम दे दो आप लोग एंगल नंबर 5। और ये देखो जो हमारा एंगल 5 है उसको अब आपको एंगल 4 की इक्वल प्रूफ करना है, तब जाकर के हमें ये जो RT साइड ना वो मिलेगा। तो 4 और 5 को इक्वल कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो समझना। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे कि हमारे पास हमने उस टाइम ये दोनों लाइन को पैरेलल लिया था। अब अपन लेते हैं इस वाली लाइन को, QR जो लाइन था हमारे पास, मैं कहाँ पे डायग्राम बनाऊँ, यहीं पे रफली डायग्राम बनाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो QR जो लाइन है वो हमारा पैरेलल है PS के, ये वाला लाइन और ये लाइन पैरेलल है। QR को ये आगे बढ़ाया गया है, कहाँ तक, T तक बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कंप्लीट लाइन है वो भी इसके पैरेलल ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन को तो आगे बढ़ाया गया है।
अब इसको एक ट्रांसवर्सल जो है ये PT नाम का ट्रांसवर्सल, देखो T से P तक एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, ऐसे इसको हमने कट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो अब देखो यहाँ पर एंगल 2 बन रहा है और यहाँ पर एंगल 5 बन रहा है, तो एंगल 2 और 5 क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको आप लोग इस तरीके से लिख भी दोगे एग्जाम में कि हमारे पास जो QT है वो पैरेलल है PS के, एंड जो हमारा PT है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, इज ट्रांसवर्सल। तो इसलिए हमारे पास जो एंगल नंबर 2 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 5 का, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। यहाँ पर लिख दो आप लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब यहाँ से 2 और 5 इक्वल हो गया, हमको पता था 2 और 3 भी इक्वल है और 3 और 4 भी इक्वल है। तो इसको आप लोग पकड़ो इक्वेशन नंबर 3, इसको पकड़ो इक्वेशन नंबर 4 और इसको पकड़ो इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इन तीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास 2 और 2 यहाँ पर है, इसका मतलब 3 और 5 आपस में इक्वल होगा। साथ ही साथ हम लोग देखते क्या है कि 3 और 5 तो इक्वल हो गया और 3 जो है वो 4 के भी बराबर है, इसका मतलब कि 3, 4 और 5 तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि हमको देखो जरूरत किसका, हमको केवल 4 और 5 का जरूरत है हमको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5, 3 और 4 ये 5 ये तीन जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि एंगल जो 4 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 5 के। मेन यही काम आपको करना था, एंगल 4 और 5 इक्वल होगा, इसका मतलब ये वाला जो मेरा साइड है और ये वाला जो साइड है एंगल 5 के अपोजिट में ये वाला साइड बना हुआ है RM, और इधर जो हमारे पास वो RT बना हुआ है। तो ये 4 के अपोजिट में और ये 5 के अपोजिट में, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए हमारा जो क्या नाम है इसका, RM नाम है ना, RM वो इक्वल हो जाएगा RT के। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, RM का वैल्यू निकालेंगे। तो RM का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, PQ और SR जो होते हैं आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ इक्वल टू SR। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि जो SR है ये जो कंप्लीट है वो 2 पार्ट से बना हुआ है, एक SM से और एक RM से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ इज इक्वल टू SR के बदले में लिख दो आप लोग SM और प्लस में RM। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास PQ का वैल्यू कितना भी है, 12 है। इस RM को मैं इधर, मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, RM का वैल्यू चाहिए, तो मैं SM का वैल्यू को इधर ले आता हूँ। तो SM का वैल्यू 9 हमने पहले ही निकाल रखा है, देखो यहाँ पर SM कितना निकाला था हमने, 9 निकाला था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इस 9 को मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल को साइड में केवल RM बचेगा। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू RM। और इसका मतलब कि अगर ये RM का वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर है तो RT का भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि RM और RT में पहले ही इक्वल लिखा दिया है। तो इसलिए आप लोग लिखो यहाँ पर RT इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जरूर लिखिएगा ना, नहीं तो गलत कर देंगे टीचर, बस आप 3 लिख करके अगर छोड़ दोगे तो वो गलत हो जाएगा। आप लोग हर जगह सेंटीमीटर लिख देना, यहाँ पर भी आप लोग RM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ऐसे लिख देना। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, चीज़ों को बस आपस में कनेक्ट करना है, कनेक्ट करते जाइए, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है अपन उससे सॉल्व कर लेते हैं। कुछ डाउट हो तो पूछिएगा इंस्टा ट्रेडी के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और डाउट नहीं है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। सो 12th वाले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और DC आपस में पैरेलल है, AD और BC जो है आपस में इक्वल है। मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। चलो आगे पहले इसको मैं रीड कर लेता हूँ, फिर डायग्राम आपको समझाऊंगा कि PQRS जो है वो रिस्पेक्टिवली क्या है, मिड पॉइंट्स हैं BA का, BD का, CD का और CA का। देन सो दैट PQRS इज अ रोम्बस। तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एक ट्रेपीजियम बनाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम अच्छे से, एक सेकंड फोकस कर लेते हैं। अब आपको ये ट्रेपीजियम दिख रहा है ABCD। क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ें बोली गई है मैं आपको वो रीड करके समझाता हूँ। सबसे पहले बोला गया था कि AB और DC पैरेलल है, तो AB और DC को हमने पैरेलल कर दिया। और उसके अलावा बोला था कि AD और ये जो BC साइड है ये दोनों आपस में इक्वल है। इतना क्लियर है। अब हमसे बोल रहा है कि जो PQRS पॉइंट्स है वो मिड पॉइंट है BA का, जो P है वो BA का मिड पॉइंट है। तो BA कौन सा, नीचे वाला, इसका मिड पॉइंट P है। उसके बाद बोल रहा है Q जो है वो मिड पॉइंट है BD का। तो BD कौन सा भैया, तो ये जो डायगोनल हम लोग जब मिलाएंगे, देखो दोनों डायगोनल को आप ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा, तब हमारा BD और AC बनेगा। तो ये जो BD है ना, इसका मिड पॉइंट कहीं पर हमारे Q आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा नीचे बना दिया है, तो थोड़ा सा डायग्राम आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। ये अगर मैं यहाँ पे बनाता तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मिड पॉइंट जो BD का मिड पॉइंट है वो हमारा Q है। उसके बाद फिर हमारे पास जो R है वो मिड पॉइंट है CD का, तो यहाँ पर हमने CD का मिड पॉइंट R बना दिया। और उसी तरीके से जो हमारा S है वो मिड पॉइंट है AC का। तो इस तरीके से हमारे पास अंदर में एक आपको कोऑर्डिनेटर दिख रहा होगा PQRS मिला करके। तो इस PQRS को अपने को रोम्बस प्रूव करना है। और रोम्बस की क्या खासियत होती है, तो रोम्बस की विशेषता ये होती है कि उसके चारों साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। किसी भी अगर हमारे पास कोऑर्डिनेटर के चारों साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस है। और इसके अलावा वो स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर में क्या खासियत होता है कि स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ स्क्वायर बनाना रहता है तो हम लोग इसको 90 डिग्री प्रूव करते हैं, लेकिन केवल रोम्बस बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करना है ये समझते हैं।
तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, साइड्स को इक्वल लेना है ना। तो साइड्स को इक्वल लेने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि AD और BC आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आप लोग कहीं पे शुरू में ही लिख दो, प्रूव करना ये, और अपने को गिवन शुरू में लिखना था। चलो कहीं पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ साइड में कि गिवन है हमारे पास AD इक्वल टू BC। इसका जरूरत पड़ेगा आगे चल करके ना, AD इक्वल टू BC का, है ना। तो इसका जरूरत पड़ेगा तब हम लोग इसे यूज़ करेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं इसमें। तो साइड्स को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो हमारा ट्रायंगल ACD बन रहा है, इसमें R और S जो है वो मिड पॉइंट्स है, तो इसी का यूज़ करते हैं। इन ट्रायंगल ACD में ये R जो है वो मिड पॉइंट है CD का, और S जो है वो मिड पॉइंट है हमारे AC का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग लिख दो R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड AC, ओके। अब हमारे पास R और अगर S मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रायंगल में हमारा ये जो RS लाइन है वो हाफ हो जाएगा AD का, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए हमारा जो RS निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है हाफ ऑफ AD। और ये हमको कैसे पता चला, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमने लगाया, मिड पॉइंट थ्योरम, MP थ्योरम लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, इसको मध्य प्रदेश में समझ लेना। तो RS वाला साइड हमने निकाल लिया। अब अपन आते हैं कौन से साइड को पकड़ा जाए, तो अपन अभी PS वाले साइड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो PS कौन से ट्रायंगल में हमारे पास आ रहा है भैया, तो PS हमारे पास हम लोग अगर AD में लिए हैं, PS हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ना, ये वाले ट्रायंगल पे हमारे पास ABC में हमारा PS निकल करके आ जाएगा। लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि AD वाला अगर यहाँ पर हमने निकाला है तो दूसरा भी AD वाला ही पकड़ते हैं। तो AD का और कौन सा है, जैसे कि ये वाला हमारा हाफ ऑफ AD हुआ, उसी तरीके से ये जो PQ ये भी हाफ ऑफ AD हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो ये हमारा ABD जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसका रफली आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ABD जो हमारा रफली डायग्राम हो गया, इसमें P जो है इस वाले साइड का मिड पॉइंट है और Q जो है इस वाले पॉइंट का मिड पॉइंट है। तो ये दोनों को मिलेंगे तो इसके हाफ हो जाएंगे। तो अपन अब ट्रायंगल पकड़ते हैं, ये वाला ABD को पकड़ते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD के अंदर हमारा P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ Q किसका मिड पॉइंट है भैया, तो BD का मिड पॉइंट है। तो BD एंड R जो P जो था, P वो पहले P लिखा था मैंने ना, तो AB पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सॉरी, ये हो जाएगा AB। जो P है वो AB का मिड पॉइंट है और जो Q है वो BD का मिड पॉइंट है, ओके। तो इसलिए फिर से हमारे पास जो PQ निकल करके आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारा MP थ्योरम लग रहा है, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर भी यूज़ हो जा रहा है। अब अपन आ जाते हैं दूसरे साइड। हमने यहाँ पर ये RS को और ये PQ को पकड़ा था। अब अपन इसको पकड़ते हैं, ये जो हमारा QR है और ये जो हमारे पास PS है। अब ये वाला हम लोग कौन से ट्रायंगल में इक्वल ले सकते हैं, तो हम लोग इस वाले BC साइड के इक्वल ले सकते हैं, यानी कि हाफ ऑफ इक्वल ले सकते हैं। जैसे अगर अपन ये BCD ट्रायंगल पकड़ेंगे, इन ट्रायंगल BCD, हमारा जो ट्रायंगल BCD है, अब देखो ये चीज़ बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार लिख दिया है ना, तो आप यहाँ पे सिमिलरली वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको पिछले वाले कई क्वेश्चंस में सिखाया है कि सिमिलरली लिख करके इन ट्रायंगल BCD में, ये जो हमारा ट्रायंगल BCD है उसके अंदर हमारा ये Q जो है वो BD का मिड पॉइंट है और R जो है CD का मिड पॉइंट है, यानी कि जो QR हमारे पास बन रहा है साइड, ये हमारे BC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल BCD QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और उसी तरीके से अपन ये वाला भी अपने को साइड, ये तो हो गया था ना, ये वाला बचा हुआ था, हाँ, ये जो हमारे पास PS है इसको भी हम लोग हाफ ऑफ BC पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं, देखो ABC हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से ABC, इसमें हमारा इस वाले साइड का मिड पॉइंट P है और इस वाले साइड का मिड पॉइंट S है। तो जो PS होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट से मिलकर के लाइन बना हुआ है। तो आप लोग इसी को वैसे भी लिखोगे, सिमिलरली वर्ड यूज़ हो गया है। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो PS है वो भी हमारा हाफ ऑफ BC है। अब आप क्या कीजिएगा कि इसको यहाँ पर आप लोग ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। तो 1 और 2 से हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ भी हाफ ऑफ AD है, यहाँ भी हाफ ऑफ AD है। तो RS और PQ क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको ये क्लियर हो गया कि जो RS है वो इक्वल है PQ के। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, 3 और 4 से हमको ये पता चल गया कि ये भी हाफ ऑफ BC और ये भी हाफ ऑफ BC, यानी कि QR और PS भी इक्वल होगा। तो QR इक्वल टू हमारा PS है। अब हम लोग को शुरू में क्या बोला गया था कि AD और BC आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर जो AD और अगर BC आपस में इक्वल है तो हाफ ऑफ AD और हाफ ऑफ BC भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये हमारा AD और BC पहले से हमको इक्वल दे दिया है। तो उसको अगर अपन आधा करेंगे तो वो भी आपस में इक्वल होगा। और इसलिए हम लोग लिखेंगे बट हमारे पास AD जो है
वो इक्वल दे चुका है पहले से बी सी का, इसलिए हाफ ऑफ ए डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी के भी। तो इसका मतलब कि जो हमने हाफ हाफ का जो वैल्यू यहाँ पर इक्वल प्रूफ किया है ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों हाफ ऑफ ए डी थे और ये दोनों हाफ ऑफ बी सी थे। और हमने अभी देखा कि हाफ ऑफ ए डी और हाफ ऑफ बी सी आपस में इक्वल हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो यहीं पर कि ये हाफ ऑफ ए डी है और ये जो है हाफ ऑफ बी सी है, इसीलिए आपस में इक्वल थे। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये सभी चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आर एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर एंड इज इक्वल टू पी एस। और इसलिए हमारा जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, तो इज़ अ रोम्बस, वो हमारा एक रोम्बस है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट हो तो पूछेगा इंस्टा डेली के थ्रू। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जो अगला 13th नंबर का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो 13th क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ई ए बी एफ इज अ स्ट्रेट लाइन सच दैट ई ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी एफ। प्रूव दैट ई डी एंड एफ सी व्हेन प्रोड्यूस मीट एट अ राइट एंगल्स। तो ऐसे तो डायरेक्टली आपको समझ में आया नहीं होगा, इसका डायग्राम के आपके थ्रू समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या बोला था, ए बी सी डी हमारे पास एक रोम्बस है, हमने ए बी सी डी एक रोम्बस बनाया। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि ई ए बी एफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमने ई ए बी एफ स्ट्रेट लाइन बनाया और ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से है कि जो हमारा ई ए है, जो हमारा ए बी है और जो हमारा बी एफ है, ये तीनों आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। अब हमसे ये बोला गया आगे कि अगर ई डी को प्रोड्यूस किया जाए और सी एफ को या फिर एफ सी को प्रोड्यूस किया जाए तो वो जाकर के ऐसे जगह पर मिलते हैं जहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमने ई डी को प्रोड्यूस किया, एफ सी को प्रोड्यूस किया, दोनों को जाकर के मिला दिया जी में, और यहाँ पर जो बना हुआ एंगल इसको अपने को 90 प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है भैया, हमको प्रूफ करना ये वाला एंगल जिसका नाम आप लोग ई जी एफ रख सकते हो या फिर डी जी सी भी रख सकते हो। तो मैं ई जी एफ ही लिख देता हूँ क्योंकि यहीं से शुरू किया गया था क्वेश्चन में। तो ई जी एफ जो है उसको अपने को 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। ये ऊपर वाला एंगल को कैसे प्रूफ करेंगे वो समझो। सबसे पहले तो आप क्या करो, डायगोनल्स बनाओ। ये जो हमारा रोम्बस था इसका एक डायगोनल ए सी होगा और दूसरा वाला डायगोनल हमारे पास बी डी होगा। तो हम लिखेंगे कि वी नो, हम जानते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर पार्ट में कट करते हैं रोम्बस के और 90 डिग्री में कट करते हैं, यानी कि ये सब जो एंगल है वो हमारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट बना हुआ है ना बीचों बीच में सेंटर और पॉइंट, इसका नाम कुछ दे दो, ओ रख दो जैसे कि। तो हमारे पास जो ए ओ होगा वो इक्वल होगा सी ओ के, एंड हमारे पास जो ओ बी होगा या फिर बी ओ उसको इक्वल कर दो डी ओ के, एंड एंगल नंबर हमारे पास इसको 1 दे देता हूँ नाम, इसको एंगल नंबर 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 2 के, और अपने को इधर ही एंगल से काम बन जाएगा क्योंकि हमको तो इस वाले एंगल से इसको कनेक्ट करना है ना। तो हमारे ये दोनों एंगल 1 और 2 जो होंगे वो इक्वल होंगे 90 डिग्री के। बस इतना ही अपने को यूज़ करना है। आप लोग 3 और 4 बना सकते हो लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखो इसके आगे क्या करना है। अब हम लोग को क्या करना है, मेन फोकस मैं को बताता हूँ कि हमने इस वाले एंगल को यहाँ पर 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है ना, यानी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हमारे पहले से ही था। तो अब यह आप लोग ना कि ये वाली जो हमारी बॉक्स दिख रही है आपको, मैं अच्छे से डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है जिसका नाम हमारे पास डी ओ सी जी है, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। अगर ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो अपोजिट एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, और ये 90 होती है भी 90 हो जाएगा। तो बस इसको ही पैरेललोग्राम लेकर के आना है। कैसे लेकर के आएंगे, तो हम लोग ट्रायंगल्स को पकड़ेंगे। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल पकड़ा जाए, तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल पकड़ते हैं। हमारे पास मिड पॉइंट्स कौन कौन से था, ए था हमारे पास और ओ है ना, हाँ इसको पकड़ते हैं। तो ए और ओ वाला जो हमारा ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है जिसका नाम है बी डी ई। तो बी डी ई में हमारा ए भी मिड पॉइंट होगा और ओ भी मिड पॉइंट होगा। ओ जो है इसका मिड पॉइंट है, अभी हमने देखा ना कि बी ओ और डी ओ हम आपस में इक्वल है, इसका मतलब ओ जो होगा इस वाली लाइन का मिड पॉइंट होगा। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल बी ई डी। तो बी ई डी में ओ एंड ए आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। किसके किसके मिड पॉइंट्स हैं, तो ओ जो है वो मिड पॉइंट है बी डी वाली लाइन का, एंड ए जो है वो मिड पॉइंट है ई बी का, ठीक है, एंड ई बी। अब ये ए जो है मिड पॉइंट कैसे मुझे पता चला, तो देखो हमको क्वेश्चन में साफ से बोला गया था कि ई ए बी आपस में इक्वल है। बोला था ही नहीं बोला था, ई ए बी और बी एफ ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर ई ए और ए बी इक्वल है इसका मतलब ए जो है वो क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ए मिड पॉइंट हो गया, ओ मिड पॉइंट हो गया। कौन सा ट्रायंगल में, तो ये वाला ट्रायंगल में। देखो हमारे पास जो ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है जिसका यहाँ पे नाम डी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए बना हुआ है, यहाँ पर ओ बना हुआ है, देखो ऐसे। तो हमारा जो ए ओ होगा
वो क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा ईडी के, हमारा वो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अपन लिख देते हैं AO इज़ पैरेलल टू ED, लेकिन इसका अपने को जरूरत नहीं है, हम लोग को इसके आगे की जरूरत है। अब AO को ही आगे बढ़ाया जाएगा तो AO आगे जाकर कहाँ पर मिलेगा, OC से मिल रहा है, यही ना लाइन हमारा सीधा है। और ये जो ED हमने लिखा है ये आगे चल करके DG बना रहा है, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है तो आगे भी ये क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे, यानी कि OC और DG भी पैरेलल ही होंगे। इसलिए हमारा जो OC है वो पैरेलल हो जाएगा DG के। इसको अभी आप लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब आप लोग दूसरा लो पकड़ो, जैसे कि अभी हमने क्या किया, ये वाला लाइन को और ये लाइन को आपस में पैरेलल प्रूफ किया है ना, सॉरी ये बोल रहा हूँ, किसी को क्या हमने प्रूफ, ये वाले लाइन को और ये लाइन को किया। अब अपन इस वाले को और इस वाले को पैरेलल प्रूफ करेंगे तो उसके लिए अपन को ये लाइन को और ये लाइन को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब आप लोग AFC जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, देखो इस तरीके से जो दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे गया हुआ है, यहाँ पर A दिख रहा होगा, यहाँ पर F दिख रहा होगा, यहाँ पर C दिख रहा होगा, यहाँ पर पॉइंट B बना हुआ है और यहाँ पर पॉइंट हमारे पास O बना हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दो तो देखो B भी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि AB और BF आपस में बराबर थे तो B हमारा मिड पॉइंट हो गया। और O को तो हमने पहले ही मिड पॉइंट प्रूव कर रखा है, किसका मिड पॉइंट, तो AO और OC आपस में इक्वल है, इसका मतलब O जो है हमारा मिड पॉइंट है। तो फिर से लिखो आप लोग, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल इसका नाम था, AFC नाम था, ठीक है। इन ट्रायंगल AFC हमारा, देखो अब ये सब पूरी चीज़ों को आपको डिटेल में दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिमिलरली वर्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने पहले एक काम जब कंप्लीट कर लेते हैं ना तो दोबारा मैथ में उसी को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। टीचर समझ जाते हैं कि अच्छा बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है, यानी कि वो सही बनाया होगा। तो सिमिलरली जो हमारा ट्रायंगल AFC है उसमें हमारा जो BO होगा ये पैरेलल हो जाएगा हमारे FC के, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लिखे थे, यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया हुआ है, ओके। तो इस ट्रायंगल में भी हमारे पास जो BO होगा वो पैरेलल हो जाएगा हमारे FC के, लेकिन इसका अपने को जरूरत है नहीं, ये भी हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से आया है। देखो BO कौन सा भी है, ये वाला लाइन और FC ये वाला लाइन, हमको तो ये OD चाहिए ना, तो देखो BO ही आगे जाकर के OD बन रहा है और FC ही आगे जाकर के CG बन रहा है, तो ये OD और CG भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर FC जो होगा, एक सेकेंड आपको अच्छे दिख रहा है ना, वो पैरेलल हो जाएगा हमारे CG के। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और यहाँ पे लिख दो आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमको ये समझ में आ गया कि हमारा ये लाइन पैरेलल है और ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो हमारा जो OCGD है, ठीक है, ये क्या होगा, इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इज़ अ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट एंगल्स वी नो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो अगर हमारा एंगल नंबर 2 का अपोजिट में ये एंगल बना हुआ है जिसका नाम हम लोग DGC रखे थे ना, अच्छा सॉरी इसका, हाँ अभी फिलहाल DGC रख देते हैं क्योंकि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 जो होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल DGC के, और दोनों जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। और DGC का ही नाम जो दूसरा नाम है, अगर यहाँ से नाम देना शुरू करो तो DGC होगा और यहाँ से नाम देना शुरू करो तो EGF हो जाएगा। तो इसके बदले में आप लोग लिख दीजिए, इसलिए हमारा जो एंगल EGF है, जो हमने शुरू में EGF लिया हुआ था, वो कितने डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा, और यही अपने को प्रूव करना था। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों को मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है ना उसे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट हो तो इंस्टा के थ्रू पूछिएगा।